हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे चैप्टर डिविडेंड डिसीजन के बारे में। प्लेलिस्ट तुम चैनल पर जाके देख सकते हो, बाकी चैप्टर्स भी बहुत सारे अपलोडेड है और बाकी मज़ा आ जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है ना। सबसे पहले अपना फॉर्म ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड अपन कैसे दे सकते हैं? सबसे पहले अपन दे सकते हैं कैश में डिविडेंड, जैसे अपन ने मनी दे दिया, चेक से दे दिया, डिमांड ड्राफ्ट से दे दिया, वारंट से दे दिया, ठीक है ना। दूसरा है अपन स्टॉक डिविडेंड दे सकते हैं, मतलब बोनस शेयर इशू कर दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बोनस शेयर ही दे दिए, ठीक है ना। अब कैश में देंगे तो अपनी लिक्विडिटी अपने पास सफिशिएंट होनी चाहिए। लिक्विडिटी मतलब हाथ में पैसा होना चाहिए, तभी तो देंगे ना। और जब अपन बोनस शेयर दे रहे हैं तो इसमें हाथ में पैसे होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब है पैटर्न ऑफ डिविडेंड फॉलोड बाय कंपनी। कंपनी किस किस तरीके से डिविडेंड दे सकती है? सबसे पहले कि वो या तो एक फिक्स्ड अमाउंट डिविडेंड दे रहे हो, या फिर फिक्स्ड रेट पे दे रहे हो, या फिर फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड ऑन ईपीएस। ईपीएस पे एक फिक्स्ड रेट कर रखी है अपन ने, या फिर अपन ने जो लास्ट ईयर का डिविडेंड दिया उसमें ग्रोथ ऐड करके दे रहे हो, या फिर फिक्स्ड अमाउंट प्लस फिक्स्ड रेट, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना। फिर अपनी डिविडेंड पॉलिसीज क्या क्या है? इन दिस इट इज डिसाइडेड टू गिव डिविडेंड और नॉट, एंड इफ यस देन इन व्हाट क्वांटिटी। डिविडेंड पॉलिसी में बेसिकली अपन को डिसाइड करना है कि अपन डिविडेंड दे या ना दे। अब दे या ना दे, दे रहे हैं तो कितना दे, ये दो डिसीजन अपन करेंगे। अब अपने फैक्टर्स क्या क्या जिसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अपन डिविडेंड दे ना दे या फिर कितना दे, ठीक है ना। सबसे मेन चीज़ है कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी, अपन खुद कितना कमा रहे हैं तभी देंगे, या फिर उस हिसाब से अलग अलग चीज़ें जो अपन आगे बात करेंगे। लिक्विडिटी है तो अपन दे या ना दे। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स मतलब अपन कोई फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो फिर मैं डिविडेंड अभी दूं या ना दूं उस हिसाब से। टैक्सेशन के हिसाब से, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन, कंपटीशन या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। सिंपल सा, ठीक है ना। फिर ये वाला पॉइंट फालतू है। फिर ये अपना अप्रोचेज ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज। तीन तरह के अप्रोच है। सबसे पहला रेलेवेंट अप्रोच, जिसके अंदर आते हैं अपने वॉल्टर्स मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल, ट्रेडिशनल मॉडल। फिर अपना इररेलेवेंट अप्रोच, जिसके अंदर आता है अपना एमएम मॉडल, जिसकी आगे पता नहीं क्या अजीब सा नाम है, वो आगे देख लेंगे। फिर अपना अदर, जिसमें आता है अपना लिंटर्स मॉडल, ठीक है ना। सबसे पहले अपना वॉल्टर्स मॉडल। इट क्रिएट रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एंड डिविडेंड। टू क्रिएट सच रिलेशन वॉल्टर मॉडल यूज। देखो आर तो तुम्हें ही पता है, इंटरनल या फिर एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, और के ही होता है अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है ना। अब इसके अंदर अपने पास तीन सिचुएशन है। जब वेयर, सबसे फर्स्ट है अपनी वेयर आर इज ग्रेटर देन के ई, मतलब अपन एक्चुअली जो कमा रहे हैं ना वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो मतलब बढ़िया बात है, अपन ज़्यादा कमा रहे हैं जितनी अपनी कॉस्ट लग रही है, तो ये एक ग्रोथ फर्म है। अब इसके अंदर अपन को डिविडेंड शैल नॉट बी गिवन, प्रॉफिट शुड बी रिटेन्ड फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। अपन है ना जितना कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना उससे अपन ज़्यादा कमा रहे हैं, तो अपन को क्या है, इधर तुम खुद ही एक दिमाग लगाओ। अब देखो कॉमन सेंस बहुत अच्छे से सोचना, ठीक है ना। अब तुम सोचोगे यार इसके अंदर तो डिविडेंड देना चाहिए क्योंकि अपन कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन अपन को इसके अंदर डिविडेंड नहीं देना चाहिए, क्यों? अब इक्विटी शेयर है, तुम लोग इक्विटी शेयर होल्डर हो, तुम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो तुम क्या 5-10 रुपये का डिविडेंड लेने के लिए कर रहे हो पर शेयर पे? मतलब पर शेयर नहीं, मतलब बहुत ही कम रुपये का डिविडेंड मिलता है। और मेन इक्विटी शेयर का मोटिव होता है कि यार अपन जो वैल्यू जो इंक्रीज हो ना वो अपन चाहते हैं। अब कंपनी क्या है, मान लो ग्रोथ फर्म है, अब उनने कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा कमाया तो वो डिविडेंड नहीं देंगे, तो ऑब्वियस ही बात है। मान लो वो 15% कमा रहे हैं और कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपनी 10%, वो 15% कमा रहे हैं, तो जो ज़्यादा पैसा कमाए उसको भी वो लोग इन्वेस्ट करेंगे और उससे 15% या फिर उससे ज़्यादा और कमाएंगे, तो इससे क्या अपनी शेयर की प्राइस बढ़ेगी। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है ना वो डिविडेंड से उसको इतना मतलब नहीं होता जितना उसको प्राइस बढ़ने से ज़्यादा मतलब होता है। इसलिए इस केस के अंदर डिविडेंड शैल नॉट बी गिवन और प्रॉफिट शैल बी रिटेन्ड फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। मैंने इसका लॉजिक भी तुम्हें समझा दिया, ठीक है ना। अगर अपन डिविडेंड दे देते हैं तो अपनी मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर नीचे आ जाएगी। वो कैसे, वो अपन आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरा केस है जहाँ पे अपना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आर और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों सेम है, तो ये अपना नॉर्मल फॉर्म है। इसके अंदर डिविडेंड दो या ना दो, अपनी मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले किसके अंदर अगर अपन डिविडेंड दे देते हैं तो अपनी नीचे जा रही थी मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। तीसरा है अपना जहाँ पे आर कम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, मतलब अपन जो इंटरनल रेट ऑफ कमा रहे हैं ना, एक्चुअल रेट अपन कितना कमा रहे हैं वो अपनी कम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, मतलब डिक्लाइन फर्म है। इसके अंदर अपन को क्या करना है, जितना मतलब 100% अपन को डिविडेंड गिवन करना है, ठीक है ना। अगर अपन रिटेंशन रखते हैं, मतलब अगर अपन पैसा डिविडेंड में नहीं देते हैं तो इससे अपना मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर डिक्रीज होगा। वो कैसे, वो भी अपन आगे एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर अजम्पशंस क्या है। सबसे पहले इसके अंदर है आर एंड के ई रिमेन कांस्टेंट और प्रॉफिट रिटेन फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। सिंपल सा है, इसमें क्या ही बताऊँ, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो तुम लिख सकते हो, पी रेशो होता है ना एमपीएस डिवाइड बाई ईपीएस, उसका फार्मूला है =1 डिवाइड बाई के। ये जरूर लिखना है तुम्हारे को, बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर आगे वैल्यूज निकालने में बहुत ज़्यादा कम आने वाला है, ठीक है ना। अपने पास सबसे पहला था अपना वॉल्टर्स मॉडल, इसका फार्मूला अपना रहेगा P0 =
डिविडेंड पर शेयर प्लस EPS माइनस डिविडेंड पर शेयर इंटू आर डिवाइडेड बाई KE होल डिवाइडेड बाई KE। बाकी देख लो, इसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता ही होंगी क्योंकि पहले तुमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन वगैरह पढ़ाई होगा, ठीक है ना। सो अपना P0 करंट मार्केट प्राइस ऑफ ईच इक्विटी शेयर, डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, इंटरेस्ट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है ना, सिंपल सा। फिर अपना गॉर्डन्स मॉडल, देखो गॉर्डन्स मॉडल है अपना सेम एज वॉल्टर, लेकिन अजम्पशन भी सेम है, बस इसके अंदर देखो फॉर्मूला अपना अलग है। इसके अंदर भी अपन क्या निकाल रहे हैं, अपन करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। सो इसके अंदर फॉर्मूला रहेगा अपना P0 इक्वल टू D1 डिवाइड बाई KE माइनस G, सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा। और जी को अपन B इंटू आर लिख सकते हैं, जो कि अपन ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अच्छे से पढ़ा था, उसकी वीडियो मैंने डाल दी, वो तो भाई बहुत नेक्स्ट लेवल वीडियो है, वो ज़रूर चेक करना। इस वीडियो को देख लो, उसके बाद वो जरूर चेक करना, ठीक है ना। इसके अंदर अपना सिंपल सा है, देखो अगर अपन का है ना यहाँ पे डिविडेंड है ना, D1 जीरो नहीं होना चाहिए, वरना तो देख लो 0 पर होगा तो 0 ही आ जाएगा ना, P0 तो वो नहीं होना चाहिए, और KE G से ज़्यादा होना चाहिए, वरना ये नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब नेगेटिव में मार्केट प्राइस थोड़ी ना हो सकती है, इसलिए। अब देखो एक चीज़ करते हैं, शानदार चीज़, तुमने फॉर्मूलेज दोनों पढ़ लिए हैं, लिख लिए होंगे ऑलमोस्ट, या फिर तुम्हें याद होंगे, ठीक है ना। अब तुम्हारे को बिना मतलब सॉल्यूशन देखे सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं, अगर तुम कर रहे हो तो मतलब बढ़िया चीज़ है, ठीक है ना। अपन को आर दे रखा है 12%, KE दे रखा है 10%, EPS दे रखा है अपन को 50। अब अपन को निकालना है कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ ईच इक्विटी शेयर एज पर गॉर्डन्स मॉडल इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 30% और 80%, दोनों पे तुम्हारे को निकालना है। वीडियो पॉज करके तुम हैंड टू हैंड इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। होपफुली सॉल्व कर ही लिया होगा। तो देखो इसके अंदर अपने पास दोनों के आंसर आ जाएंगे 537.5 और 526.32। अब देखो, अब मैंने तुम्हारे को क्या बताया था, डिविडेंड पे आउट रेट अपनी बढ़ रही है। अगर अपन डिविडेंड ज़्यादा दे रहे हैं, सबसे पहले तो देख लो अपनी क्या है, आर ज़्यादा है KE से, आर ज़्यादा है KE से, मतलब अपनी है ग्रोथ फर्म। ग्रोथ फर्म में क्या बोला था, डिविडेंड नहीं देना, अगर दिया तो मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर कम होगा, जो कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, ठीक है ना। अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया पीछे करके देखना, मैं बहुत ईजीली बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सिंपल सा है, ग्रोथ फर्म में आर क्योंकि ज़्यादा है इसलिए अपन को डिविडेंड नहीं देना था, लेकिन इसने क्या करा, 30% पहले तो दिया, उसमें अपनी मार्केट प्राइस आ रही थी 937.5, और उसके बाद इसने डिविडेंड और ज़्यादा दे दिया, मतलब 80% दे दिया, एक तरीके से डिविडेंड बढ़ा दिया। और अपन को इसमें बोला क्या है कि भाई डिविडेंड मत दो, और ये डिविडेंड ज़्यादा दे रहा है, तो अगर अपन ने डिविडेंड ज़्यादा दिया तो अपनी मार्केट प्राइस कम हो जाएगी, जो कि तुमने इसमें देख सकते हो 526.32, जो कि कम हो गई। यही मैं तुम्हें स्टार्टिंग में समझा रहा था, ठीक है ना। और इसको मान लो तुम 30% है, अब इसको तुम 10% पर करके निकालोगे ना, तो तुम्हारी मार्केट प्राइस जो होगी ना फर्म की, मतलब मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, फर्म की नहीं इक्विटी शेयर्स की, वो तुम्हारे को ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा 937.5 से ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि भाई उसके अंदर जैसा कि अपोजिट हो जाएगा जो मैंने पहले बताया था, ठीक है ना, सिंपल सा। तुम चाहो तो 10% रख के भी एक बार कर सकते हो, तुम्हारे को देखना 937.5 से ज़्यादा आएगा, उसमें उसका मतलब ये होगा कि देख लो तुमने डिविडेंड थोड़ा कम दिया ना, तो इससे अपनी मार्केट प्राइस थोड़ी कम ही डिक्रीज़ हुई। वैसे अपन को इस सिचुएशन में डिविडेंड नहीं देना था, ठीक है ना। फिर अपना ट्रेडिशनल मॉडल, ठीक है ना, जो कि गिवन बाय ग्रामन, जो भी है ये तुम देख लेना। दे क्रिएटेड डायरेक्ट रिलेशन ऑफ डिविडेंड विद मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर मार्केट प्राइस का डिविडेंड, मतलब डिविडेंड और मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर तुम डिविडेंड ज़्यादा दोगे तो मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर भी ज़्यादा होगा। अब देखते हैं ये क्या है, ठीक है ना। मोर डिविडेंड इंक्रीज मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एंड वाइस वर्सा, जो मैंने तुम्हें बताई दिया। इसका फॉर्मूला क्या है, P0 इक्वल्स टू M इंटू डिविडेंड पर शेयर प्लस अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाई 3। EPS सिर्फ EPS से ही होगा, ध्यान रखना, सिर्फ डिवाइड बाई 3, और जो M है वो एक मल्टीप्लायर है जो तुम्हारे को डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा, जो कि वेरियस फैक्टर्स के ऊपर से वो लोग क्वेश्चन ही निकाल के देगा, उसमें अपन को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सो एक और क्वेश्चन है, EPS तुम्हारे को दे रखा है 90 और M दे रखा है 4.5, को तुम्हारे को निकालना है, कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस ऑफ ईच इक्विटी शेयर इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 30% और 70%। इसमें तो देखो सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा लो, पॉज करके वीडियो को इजीली कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, कॉपी उठाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद तुम आंसर चेक कर सकते हो। फर्स्ट का तुम्हारे को जब 30% लगाओगे तो मिलेगा 256.5, और सेकंड में 70% जब लगाओगे तो तुम्हारे को मिलेगा 418.5, सिंपल सा, ठीक है ना। फिर अपना लिंटर्स मॉडल, भाई लिंटर मॉडल अपन ने पढ़ा था अदर अप्रोच में। अब इसके अंदर अपन है ना, अपन करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर नहीं निकाल रहे। इसके अंदर देखो क्या है, इट डज नॉट क्रिएटेड रिलेशनशिप ऑफ डिविडेंड और मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, बट इट टेल्स अबाउट हाउ मच डिविडेंड शैल बी पेड बाय द कंपनी। इसके अंदर अपन ये नहीं निकाल रहे कि जो एग्जिस्टिंग अपने पास शेयर्स हैं उनकी करंट मार्केट प्राइस क्या है, P0 नहीं निकाल रहे। इसके अंदर अपन निकाल रहे हैं एक्चुअली अपन को डिविडेंड कितना देना चाहिए, इसका मतलब अपन निकाल रहे हैं इसके अंदर D1, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, मतलब प्रॉफिट कितना है कंपनी का,
टारगेट पे आउट रेशो मतलब कितना पे आउट रेशो कंपनी डिविडेंड देना चाह रही है, कितना टारगेट है, लास्ट डिविडेंड पेड बाय कंपनी लास्ट टाइम मतलब D0 कितना था, और एडजस्टमेंट फैक्टर गिवन इन क्वेश्चन। एडजस्टमेंट फैक्टर तुम्हारे को क्वेश्चन में दिया होगा। इसके अंदर ध्यान रखना, अपन जो ये वाला लिंटर्स मॉडल है ना, लिंटर्स, ये देखो अदर के अंदर आ रहा है ना, ये अदर के अंदर, तो अदर के अंदर अपन डिविडेंड निकाल रहे हैं कि कितना डिविडेंड देना चाहिए, बाकी के अंदर अपन निकालते हैं P0। ऐसे तुम याद रख सकते हो, ठीक है ना। जैसा मैंने तो मेरे को देखो ऊपर बताया ना, इसके अंदर देखो जो रेलिवेंट अप्रोच है और इररेलेवेंट अप्रोच है, इन दोनों के अंदर अपन निकालते हैं P0, और जो अदर वाला है ना लिंटर मॉडल, उसके अंदर अपन निकाल रहे हैं D1, सिंपल सा, ठीक है ना। तो अपन निकालेंगे इसका D1 का फॉर्मूला क्या है, D0 प्लस EPS इंटू टारगेट पे आउट रेशो माइनस D0 इंटू AF एडजस्टमेंट फैक्टर, जो कि अपन को सीधा क्वेश्चन में गिवन होगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो कि तुम्हें बताइए, ठीक है ना। अब तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। लास्ट डिविडेंड पेड बाय कंपनी मतलब अपन को दे रखा है D0 30, करंट ईयर का EPS दे रखा है अपन को 60, एडजस्टमेंट फैक्टर दे रखा है 45%। कैलकुलेट करना है तुम्हारे को एक्सपेक्टेड डिविडेंड मतलब D1 कैलकुलेट करना है इफ टारगेट पे आउट रेशियो इज 40% और 70%, दोनों पे तुम्हारे को कैलकुलेट करना है। सिंपल सा जो फॉर्मूला है उसके अंदर तुम इजीली लगा के इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो आंसर इसका आएगा 27.3 40% वाले में और 35.4 70% वाले में। सिंपल सा तुम सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब है अपना MM मॉडल, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू MM डिविडेंड गिवन और नॉट may affect each share price but overall market value of equity share remains same। अब देखो ये क्या बोल रहा है, तुम डिविडेंड दो या ना दो, उससे जो मार्केट प्राइस ऑफ ईच इक्विटी शेयर है ना, मतलब एक मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर है ना, वो तो चेंज होगी, बट ओवरऑल मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर है ना, वो सेम रहेगी। मतलब डिविडेंड दो या ना दो, उससे तुम्हारी जो पर शेयर की प्राइस है ना, मार्केट प्राइस, वो ज़रूर चेंज हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर सेम रहेगी। एनी रिटेन प्रॉफिट फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट विच इज नीडेड फॉर ग्रोथ विच इंक्रीज मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। ये बोल रहा है, ये मॉडल बोलना चाह रहा है कि अगर तुम कोई भी प्रॉफिट रिटेन कर रहे हो ना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रोथ की वजह से, तो उससे क्या होगा, अपन जब रिटेन करेंगे ना तो अपनी मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाएगा। बट इफ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड देन ऑल्सो ग्रोथ इज पॉसिबल एज फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट कैन बी मतलब मेड, उसके लिए अपन इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। देखो इसके अंदर सिंपल सा कह रहा है, फर्स्ट केस में कह रहा है कि मान लो तुमने रिटेन कर लिया प्रॉफिट, है ना, रिटेन कर लिया, तो मतलब अपना बेसिकली एक पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, ग्रोथ करना। तो पहले केस में अपन क्या कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाएगा। बट मान लो तुम डिविडेंड दे भी देते हो ना, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन को क्या करना है, ग्रोथ करना है। तो ग्रोथ के लिए अपन जो फर्दर इन्वेस्टमेंट रहेगा, जो कि अपन ने डिविडेंड के तौर पर दे दिया है, तो उसको पैसे को लेने के लिए अपन न्यू इक्विटी शेयर इशू कर लेंगे, तो उससे अपने पैसा देंगे जिससे अपन फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़, ठीक है ना। सो डिविडेंड गिवन और नॉट डस नॉट अफेक्ट ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना। अजम्पशन क्या है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट, जो कि तुमने CA फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स, प्राइस वॉर्स वगैरह, ठीक है ना। नो ट्रांजेक्शन एंड फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है इसमें, और KE रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। ये तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट डिसीजन का फॉर्मूला है कि ये भी देखो ध्यान से देख लेना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो शेयर्स होती है ना इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ शेयर इनटू PVF, ये बहुत ज़्यादा यूज आता है। और कैपिटलाइजेशन रेट मतलब कि ये नॉर्मल पिछले का है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का है मतलब। फिर है इसके अंदर अपने पास और अजम्पशन है, रिस्क अपन इसमें इग्नोर कर देते हैं, और फर्दर इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड बाय रिटेन अर्निंग और बाय यूज़ ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। अगर अपन रिटेन कर रहे हैं तो मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा, और मतलब अगर अपन रिटेन कर रहे हैं तो अपन उनसे इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेकिन अगर मान लो अपन डिविडेंड दे भी दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग वापस इशू कर देंगे न्यू इक्विटी शेयर जिससे अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दो चीज़ें सिंपल सी, ठीक है ना। मतलब बेसिकली बता रहे हैं कि भाई तुम डिविडेंड दो ना दो, उससे अपनी पर शेयर की प्राइस जरूर बदल जाएगी, लेकिन ओवरऑल मार्केट वैल्यू सेम रहेगी इक्विटी शेयर्स की, ठीक है ना। शेयर कैन बी इशूड इन फ्रैक्शंस, ठीक है ना। इसके अंदर एक और अजम्पशन है, शेयर कैन बी इशूड इन फ्रैक्शंस, सिंपल सा, ठीक है ना। अब सबसे मेन चीज़ है इसके अंदर अपने पास आते हैं फॉर्मूले। देखो मेन यही है, सबसे पहले अपना P1 इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस KE माइनस D1। अब देखो इसके अंदर तुम देख सकते हो साइड में मैंने लिख भी रखा है क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती है। P1 तो अपन को पता ही है, मार्केट प्राइस, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या है। देखो P1 है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या होगा इक्विटी शेयर का, मतलब अगले साल अपना क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस। और P0 है अभी करंट में क्या मार्केट प्राइस चल रहा है, KE तुम्हें पता ही है, कॉस्ट, D1 तुम्हें पता ही है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ठीक है ना, सिंपल सा। फिर अपना डेल्टा N इक्वल्स टू I माइनस ब्रैकेट में E माइनस ND1 डिवाइडेड बाई P1। अब इसमें अंदर क्या है, चेंज इन N। सबसे पहले देखो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, सबसे पहले N का मतलब क्या है, N है मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट प्रेजेंट, अभी अपने पास कितने इक्विटी शेयर है बिना शेयर्स को इशू करे, ठीक है ना।
डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन है अपन ने कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करें। यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बता रहे हैं एन से डिनोट करके। नॉर्मल एन है अपने पास अभी कितने इक्विटी शेयर है, और चेंज इन एन मतलब डेल्टा एन है कि कितने अपन ने नए इशू करे, ठीक है ना, सिंपल सा। P0 अपन को पता ही है मार्केट प्राइस अभी के समय पर, करंट मार्केट प्राइस। P1 क्या है? एक्सपेक्टेड क्या मार्केट प्राइस होगा। D1 क्या है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड। I क्या है? इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। E क्या है? टोटल अर्निंग्स। के ई अपना को पता ही है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ND1 क्या है? N इंटू D1 कर देंगे, जिसमें टोटल डिविडेंड मतलब बेसिकली N मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने, और अपन ने कितना डिविडेंड एक्सपेक्टेड लग रहा है तो अपन कितना टोटल डिविडेंड एक्सपेक्टेड देंगे, ठीक है ना। फिर अपना NP0, ठीक है ना, N इंटू P0 कर देंगे, मतलब टोटल मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एट प्रेजेंट, मतलब सारे नंबर ऑफ शेयर्स को अपन ने अभी के समय पे अपने पास कितने मार्केट वैल्यू है अपने सारे शेयर्स की। इसको अपन एक और चीज़ कह सकते हैं, ठीक है ना, इसको अपन मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म भी कह सकते हैं। ये चीज़ को तुम साइड में लिख लेना, ध्यान रखना, इसको अपन मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म भी कह सकते हैं, सिंपल सा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन वापस फार्मूले पे। अब अपन को निकालना है डेल्टा एन। डेल्टा एन का अपना फार्मूला सिंपल सा आ जाएगा, आई माइनस ब्रैकेट में ई माइनस एन डी वन डिवाइड बाई P1, ठीक है ना। P1 अपन ऊपर से निकाल ही रखे, और बाकी जो चीज़ है वो मैंने तुम्हारे को राइट में लिखी रखी, तुम पढ़ भी सकते हो, मैंने तुम्हें बता भी दी, ठीक है ना। फिर अपना NP0, उसका फॉर्मूला सिंपल सा रहेगा N प्लस डेल्टा एन P1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, प्लस कर देंगे अर्निंग, डिवाइड बाय कर देंगे 1 प्लस KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो सिंपल सा अपना इसके अंदर वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आ जाएगा। वैल्यू ऑफ फर्म तुम्हारे को NP0 जो है ना, NP0 ये NP0 ये है अपना मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। ये ज़रूर याद रखना, ये अपन को निकालना होगा। सो ये अपन तीनों फार्मूले करके ऐसे निकाल सकते हैं। और बाकी एक चीज़ और मैंने दूसरे मतलब इन्वेस्टमेंट चैप्टर की लिख रखी थी कि जब अपन YTM मेथड अप्रोच यूज़ करते हैं IRR मेथड में, सो देखो जैसे तुम्हारे को बोला है ना कि अपन को YTM मेथड से निकालना है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, तो उसके अंदर हमेशा अपन को क्या है, इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। एक चीज़ ये ध्यान रखना हमेशा। और क्या मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब तुम्हें समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और बाकी ये फार्मूला मैंने फर्स्ट वाला तो ऊपर बता ही दिया था। और प्रेजेंटेशन अपनी सिंपल से रहेगी, अपन लिख सकते हैं ईयर में 0, 1 to 10, 10th, और डिविडेंड अपन लिख सकते हैं नॉर्मल कितना आ रहा है, मतलब वो तो अपन क्वेश्चन के हिसाब से करके ऐसे नॉर्मली निकाल सकते हैं। ये तो उसका चैप्टर का था, कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी यही था इस चैप्टर के अंदर। अगर समझ आया हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करना, और लाइक करके वीडियो को अपने पास 1.5 डेज़ के लिए भी सेव कर लेना ताकि तुम उसमें भी देख सको। तो यही था इस वीडियो के अंदर।